ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाजरीन। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म का ईरान की तरफ से जो हमले किए गए उस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसराइल के पास 50 साल के बाद मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल बदलने का बेहतरीन मौका है। और एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरानी क़यादत ने इसराइल पर बराह रास्त हमला करके बहुत ही बड़ी और खौफनाक गलती कर दी है, जिसके जवाब में हमें भी फौरी कार्रवाई करते हुए ईरान के एटमी प्रोग्राम और तवानाई के मराकज़ को अपने मिसाइलों का निशाना बनाना चाहिए। इतना एग्रेसिव बयान दिया गया है उनकी तरफ से। हमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर हुसैन साहब जो कि एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब जो कि डीन हैं स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर ज़फ़र साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। जसपाल साहब, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह से ये इजराइल की तरफ से ऑब्वियसली उनकी एक पोजीशन भी ऐसी है कि वो अपना एक जारहाना किस्म का बयान जो है वो उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो ये देंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये अगर इसको सीरियसली कंसीडर किया जाए तो ये उनका जो मशवरा है क्या कितनी संजीदगी से इसको लिया जा सकता है? देखिए, हमें एक चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। जब से गाजा वार शुरू हुई है, इसराइल की कोशिश थी कि वो ईरान को इसके अंदर ड्रैग इन करे जी, जिसमें वो कामयाब हो गया। मगर इसमें एक चीज ये भी आप नजर आएगी कि इसमें अमेरिकन किस तरीके से इंटरवीन करते हैं। अगर तो अमेरिकन फुल फ्लैज इंटरवीन नहीं करते अभी तक, तो उन्होंने सिर्फ इनबाउंड मिसाइल्स को टारगेट किया और वो फर्दर इसमें नहीं जाते, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि इसराइल ईरान के ऊपर इस तरह का हमला कर सकेगा। बाकी यह है कि जो ईरान की भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं है कि ये एयर रेड्स करेंगे, उनके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक, न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी पड़ेगी, तब जाके वो दबाव होंगी। उसके इर्द गिर्द का जो जगह वो खत्म हो सकती है, क्योंकि वो कंक्रीट जो है 16+ मीटर से ज्यादा कंक्रीट के नीचे जो कन्वेंशनल वेपन से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। आपने दूसरा पॉइंट उठाया कि उसने कहा उसके आप स्ट्राइक करें उसके ऑयल के और उन जगहों पे जो उसके रिजर्वर्स हैं, तो उसके ऊपर हमें ये नहीं भूलना चाहिए एक अटैक ईरान की किसी भी ऑयल फैसिलिटी पे हुआ तो उससे क्या होगा कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक डिस्टर्बेंस आएगी और यूरोप की इकोनॉमी उसी दिन आपके क्रैश कर जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज, और यूनाइटेड स्टेट्स पे भी इसका बहुत बुरा असर होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो ईरान की इन चीजों पे हमला करेंगे। हाँ, वो करेंगे जरूर, मगर वो उनकी बेसिस पे और जिस जगह पे करेंगे, मगर उससे वॉर बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक, नज़ीर हुसैन साहब, जिस तरह से इजराइल अभी कॉन्फिडेंटली एक हमलों पे हमले कर रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और जो ज़मीनी फोर्सेस जब हमले कर रही हैं तो ये बाज़ जो तबसरा निगार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ग्राउंड्स पर हिजबुल्लाह का सामना करना बड़ा मुश्किल होगा, उनको बड़े नेस्टी किस्म के जो सरप्राइजेज हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। गुरिल्ला फोर्सेस के साथ उनके साथ लड़ना आसान नहीं होगा। क्या आप समझते हैं कि ये कहना दुरुस्त है? जी, जो मेन डिफेंस फोर्सेस होती हैं किसी भी कंट्री की, वो एक किस्म की हॉट वॉर के लिए तैयार होती हैं और उसी के लिए ट्रेन होती हैं। अब ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जो हिजबुल्लाह कर रहा है और जो हमास कर रहा है या और एक्टर्स कर रहे हैं, ये एक रेगुलर डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत ही मुश्किल है, मैं कहूँगा नाइटमेयर है। अब पिछले 30 साल से आप देख रहे हैं कि इजराइल लेबनान में, यमन में, गजा में और कभी कभी ईरान के अंदर भी अपनी अटेम्प्ट्स तो कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। और ये भी मुमकिन नहीं है इस स्टेज के ऊपर कि फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाए। ये ग्लोबल लीडरशिप मेरे ख्याल में नहीं होने देगी, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग कन्वीन की गई है उसका मकसद यही है कि कंटेन करें इसको। तो आपके कहना सही है, ये मैं एग्री करता हूँ कि इजराइल के लिए इनको बिल्कुल शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। और कोई भी फोर्स कितनी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्यों ना हो, मोटिवेटेड क्यों ना हो, वो एक बहुत बड़े पीरियड के लिए एक्सपोजर नहीं दे सकती। अब इजराइल को पिछले अक्टूबर से लेकर 1 साल होने को है, तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जो एनालिसिस हमें यूरोप से
اور امریکہ سے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فورسز کے اندر ایک فٹیگ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے. رائٹ نذیر صاحب، سوری فار انٹرپشن، میرے پاس وقت کچھ کم ہے. ڈاکٹر جسپال صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، خاص طور پہ جو اسٹینڈ آف ڈسٹینس ہوتا ہے یہ فرنٹ لائنز اور آبادیوں کے درمیان، کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اگر یہ سچویشن، یہ انالیسس درست ہے تو؟ دیکھیں، پریکٹیکلی یہ بات درست ہے کہ اسرائیل لیک کرتا ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ، مگر اس کے جو ایڈورسریز ہیں ان کے پاس کون سی اسٹرانگ ملٹری فورسز ہیں ایکسیپٹ ایران، اور ایران کے اور اس کے درمیان تو بہت سی بفرز ہیں. تو اس لیے جو آپ حزب اللہ کا اور حماس کا دیکھتے ہیں وہ تو اسیمیٹریکل وارفیئر سے آگے نہیں جا رہے، اور اسرائیل جو ہے اس میں ہائبرڈ وارفیئر ٹیکنیکس پہ جا رہا ہے یا ٹیکٹکس پہ. تو لہٰذا اس کا یہ جو ہے کہنا کہ اس کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، اس سے زیادہ ایشو یہ نہیں ہوگا. ایشو یہ ہے کہ وہ جو پرولونگ اسیمیٹریکل وارفیئر اس میں جو انٹینجل ہوتا جائے گا وہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج میں جائے گا. جیسے ایک سال سے وہ گراؤنڈ فورسز ہر قسم کی ٹیکنالوجی یوز کرنے کے باوجود حماس کو ڈیفیٹ نہیں دے سکا. رائٹ، بہت شکریہ ڈاکٹر جسپال صاحب آپ کا بھی، نذیر حسین صاحب آپ کا بھی. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.